तो जो लोग ये सब सोच रहे हैं कि E20 पेट्रोल उनकी गाड़ियों के लिए प्रॉब्लमैटिक है या फिर उसके वजह से उनकी माइलेज ड्रॉप हो रही है, ये एक्चुअली में डिसइन्फॉर्मेशन है। कोई पेट्रोलियम लॉबी है जो ये सब कुछ स्प्रेड कर रहा है। ब्राज़ील में E27 तक यूज़ किया जाता है और जो ये सारी गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, वो एक्चुअली में एंटी नेशनलिस्ट है। सॉरी गाइस, ये मैं नहीं बोल रही। ये हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। अब इंटरनेट पे आपने हजार वीडियोस देख ली होंगी जिसमें कहा गया है कि कैसे इथेनॉल से फार्मर को फायदा मिलेगा या फिर कैसे नितिन गडकरी जी के बेटों ने इथेनॉल से अपना प्रॉफिट कमाया है। अब तो हमको ब्राजील से भी कंपेयर कर रहे हैं। अगर अभी ब्राजील से कंपेयर कर ही लिया है तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअली में ब्राजील की कहानी क्या है। पर उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस की है और अगर अच्छा लगे तो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल। अब ब्राजील में 1532 से ही शुगर केन की कल्टीवेशन शुरू हो गई थी। फिर 1919 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पेट्रोल में अब 5% इथेनॉल ब्लेंड को ट्राई किया जाएगा। पर ऑर्डर्स क्लियर थे, ये सिर्फ सरकारी गाड़ियों पे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। पर देखते ही देखते 1931 तक 5% इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को ऑफिशियल बना दिया गया। फिर वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ और ऑयल के प्राइसेस काफी सस्ते हो गए और इजीली अवेलेबल भी थे, तो गैसोलीन ने दोबारा से मार्केट कैप्चर कर लिया। लेकिन 1973 में जब पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आया और पेट्रोल के प्राइस आसमान छूने लगे, तब ब्राजील ने ये डिसाइड किया एक परमानेंट ऑल्टरनेटिव बनाना ही होगा। तो 1975 में एक नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। उस प्रोग्राम का गोल था धीरे धीरे गैसोलीन को इथेनॉल से रिप्लेस करना जो शुगर केन से बनता था। अब थोड़ा टाइमलाइन पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फेज 1975 से 1992 गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था। जैसे इथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू गैसोलीन के कंपैरिजन काफी हाई है, मतलब 1 लीटर गैसोलीन से एक कार जितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगी 1 लीटर इथेनॉल से उतनी नहीं करेगी। तो इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को वॉथवाइल बनाने के लिए उसके प्राइसेस नॉर्मल पेट्रोल से 25 से 30% तक कम रखे गए। मतलब अगर नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है तो इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को 70 से 75 रुपीज में बेचा जा रहा था। और कार मेकर्स के भी अपने ही रोल थे। उन्होंने इंजन में छोटे छोटे डिजाइन को चेंज किया, जैसे इथेनॉल कोरोजन से बचने के लिए नए मटेरियल्स को यूज किया गया, हाई टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए कोल्ड स्पार्क प्लग्स लगाए गए। तो अब 1933 में जाके इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को ऑफिशियली मैंडेटरी किया गया। फिर 2003 में आई फ्लेक्स फ्यूल कार जो इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल और नॉन इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल दोनों से चल सकती थी और सिर्फ एक डिकेड के अंदर लाइक 2015 तक 25.5 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल कार और 4 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल बाइक बिक चुकी थी। अगर टाइमलाइन को ध्यान से देखा जाए तो ब्राजील का ट्रांजिशन काफी लंबा, केयरफुल और प्लान प्रोसेस था। कोई भी डिसीजन एक रात में लिया नहीं गया था और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सस्ती थी और सारे एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल की गाड़ियों पे किए गए थे। तो बात बड़ी सिंपल है, अगर हम खुद को किसी दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो काम भी उनके हिसाब से स्टेप वाइज करने थे। ब्राजील ने डिकेड्स लगाए, एक्सपेरिमेंट्स भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की गाड़ियों पे किए गए। लेकिन इंडिया में कहा तो गया था कि 2030 तक E20 आएगा, लेकिन 2025 में ही इम्पोज कर दिया गया। अगर इतने ही स्पीड से एनवायरनमेंट के लिए काम किया जाता तो 2047 का विजन 2025 में ही अचीव हो जाता। और नितिन गडकरी जी के क्लियर स्टेटमेंट्स, E20 से कोई भी गाड़ी के इंजन को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 2 से 3% तक माइलेज ड्रॉप होगी और वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो जब ब्राजील में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया तो क्यों उनके गाड़ियों में चेंजेस किए गए, क्यों कोरोजन प्रोटेक्टिव मटेरियल्स को यूज किया गया? अगर सेफ ही था तो मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही क्या थी? और सबसे बड़ी बात, ब्राजील में इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को अफोर्डेबल बनाया था और यहाँ पे चाहे इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल हो या नॉर्मल पेट्रोल, प्राइस सेम ही रहता है और ऑप्शन भी नहीं दिया जाता। और ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में कोई ऑयल क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि इंडिया भारी अमाउंट में रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है और यहाँ के प्राइवेट रिफाइनरीज जैसे रिलायंस और नायरा उन्हीं ऑयल को रिफाइन करके यूएस और यूरोप में बेच रहे हैं और वो भी प्रीमियम प्राइस पे। ऑन पेपर जीडीपी बड़ी तो दिखती है लेकिन आम आदमी के लिए इससे कोई फायदा नहीं मिलता। याद रखिए, ये ऑयल रिफाइनरीज कैपिटल इंटेंसिव होती है, प्रॉफिट्स तो बिलियन में आती है लेकिन नए जॉब्स क्रिएट नहीं होते।
इकोनॉमिस्ट इसको जॉबलेस ग्रोथ या फिर एक्सक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, जहां पे बस बिग प्लेयर्स को प्रॉफिट मिलता है, आम आदमी को नहीं। अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इससे पहले इंडिया कॉर्न का एक्सपोर्ट करता था, 2 से 4 मिलियन टन्स ऑफ कॉर्न एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब 2024 में सिचुएशन उल्टी हो गई है। अब हम 1 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं। शुगर केन, राइस में जैसे क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, और नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 600 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में हैं, और 2030 तक 21 मेजर सिटीज में ग्राउंड वाटर खाली हो जाएंगी। यहाँ अपनी ही डिमांड मीट नहीं हो पा रही है। ये कैसा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है? और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो आउट ऑफ 127 कंट्रीज इंडिया 105th पोजीशन पे है। सीरियस हंगर लेवल इशू है, मतलब बेसिक रोटी चावल भी लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, और हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, इथेनॉल का आइडिया खुद में गलत नहीं है, ब्राजील ने किया था और सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात, ब्राजील ने पब्लिक इंटरेस्ट को पहले रखा, और इंडिया में सिचुएशन काफी अलग है। वाटर क्राइसिस, सीरियस हंगर लेवल इशू, इन सब के चलते अगर एग्रीकल्चर को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया जाएगा तो इट्स अ बिग बैड आइडिया। पहले तो आम आदमी के लिए फ्यूल सस्ती नहीं थी, और प्लेट से खाना चाहेगा वो अलग। तो आप खुद ही बताइए, ये बेसिक चीजों के लिए क्वेश्चन करना क्या हमको एंटी नेशनल बनाता है? कमेंट बॉक्स पे अपने ओपिनियन दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।